हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको क्लासेस स्कूल के रिलेटेड बहुत सारे हम कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम आपको अलग अलग कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्लास 10th का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। पहला चैप्टर स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, सेकंड स्टैंड्स फॉर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लास्ट लेक्चर आप पूरे सारे देख करके आइएगा, क्योंकि आप लूप में देखेंगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर रहेंगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज ये हमारा पहला टॉपिक है, चैप्टर है तीसरा, मनी एंड क्रेडिट। इसमें देखिए, आपको नाम से समझना होगा कि आप 2 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है मनी और दूसरा है क्रेडिट। मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज अगर आप किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं, कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप पैसे के थ्रू वो सारी चीजें परचेज करते हैं। पर आप कभी ये सोचे हैं, आपने कभी ये सोचा है बच्चों की ये सारी चीजें जो आप आज पैसे से खरीद रहे हैं, वो क्या बहुत पहले के जमाने में ऐसी ही थी? क्या ये रुपए का जो प्रचलन है वो बहुत पहले समय से चला आ रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही सारी चीजें आप समझने वाले हैं कि फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या था, पैसा पहले कैसे था, किन फॉर्म्स में था और अब कैसे चला आ रहा है, और क्या नई नई तकनीकों के कारण ये जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है। दूसरा, आप क्रेडिट सिस्टम के बारे में समझेंगे। क्रेडिट सिस्टम मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सोर्सेज हैं क्रेडिट लेने के, वो सारी चीजें भी आप समझने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। देखिए, पहला जो पैराग्राफ है, द यूज ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। पैसा जो है ना, आप अपने दिनचर्या में कभी ना कभी पैसे का लेन देन करते ही हैं। पैसे के थ्रू आप कोई ना कोई चीज परचेज करते हैं, कोई सर्विसेज जरूर परचेज करते हैं। अब गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस समझाने की जरूरत नहीं है। गुड्स जो है वो किसी वस्तु के लिए स्टैंड करता है। सर्विसेज, अगर आप डॉक्टर या टीचर के पास जा रहे हैं या आप काउंसलर के पास जा रहे हैं, कोई चीज कंसल्ट कर रहे हैं, तो उनकी सर्विस के लिए जो आप उनको पैसे देते हैं वो सर्विसेज में कहला रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, पैसे दे करके ये सारी चीजें परचेज कर रहे हैं। इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। अब हम पैसे का ही यूज करके क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। आप राशन की दुकान में जाते होंगे, आपकी कोई एक राशन की दुकान बंद चुकी होगी जहां से आप हर महीने दर महीने राशन खरीदते हैं। तो उस राशन वाले को पता है कि आप उसके कस्टमर हैं, तो वो क्या करता है, आपके नाम पे खाता खोल देता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने उससे राशन लिया और आप लेकर के भाग चले जाएंगे, देश छोड़ देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पैसे देने को प्रॉमिस कर देते हैं, लेकिन वो इंस्टेंटली नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो फॉर्म ऑफ मनी कहलाता है। लेकिन पैसे का लेन देन वहां पे भी होता है, पैसे से ही आप वो राशन खरीद रहे हैं। Have you ever wondered why transaction are made in money? आपने कभी सोचा है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो मनी से ही क्यों होता है, क्यों पैसे की जरूरत पड़ती है? देखिए, पहले क्या होता था, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या ये चीज है, ये चीज आपको समझनी होगी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को समझने के लिए आपको फॉर्म्स ऑफ मनी को समझना पड़ेगा, जो चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूं। फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या होता है, जैसे पहले पैसे के तौर पे आप क्या चीजें यूज करते थे और आप अब क्या यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं बताने वाली हूं। देखिए, जस्ट अ मिनट। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ फॉर्म्स ऑफ मनी, और उसमें आप समझने वाले हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होते हैं। दिख रहा है आपको? चलिए, अब देखिए, मैं आपको समझाने क्या वाली हूं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो चीजें आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं वही वर्ड टू वर्ड वही सारी चीजें आपको समझा रही हूं।
देखिए फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या है, जब आज आप पैसे और करेंसी का यूज कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप एटीएम कार्ड्स का यूज कर रहे हैं, आप हर वो प्लास्टिक कार्ड का यूज नहीं करते हैं, आप उन्हीं प्लास्टिक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड का यूज करते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही है यूज करने की एज फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। लेकिन क्या ये क्रेडिट कार्ड बहुत पहले के जमाने से चला आ रहा है? नहीं, वही सारी चीजें आपको समझनी है। तो अब जो पहला फॉर्म ऑफ मनी था हमारे पास वो कहलाता था बार्टर सिस्टम, जिसका जिक्र आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब बार्टर सिस्टम क्या होता था, मान लीजिए मेरे पास कोई एक कमोडिटी है, कोई एक वस्तु है, और उस वस्तु के बदले मुझे कोई और वस्तु चाहिए है। जैसे मान लीजिए मेरे पास शू है, जूते हैं मेरे पास, और मुझे गेहूं खरीदना है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को जूते लेकर के मार्केट में घूमते रहूंगी और ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी जिसके पास गेहूं हो, जिससे मैं गेहूं खरीद सकूं। तो अब मुझे क्या है, उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, और जब वो व्यक्ति मिल भी जाता है तो मुझे ये देखना होगा कि उस व्यक्ति को गेहूं के बदले जो जूते मैं लेकर के घूम रही हूँ वो जूते चाहिए है या नहीं चाहिए है। तो कई बार ऐसा होता था पहले के जमाने में कि बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु के बदले वस्तु जब आप बदलते हैं ना, तब वो कहलाता है बार्टर सिस्टम। और इसमें जरूरत होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, यानी कोइंसिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे जो चीज बेचनी है वही अगले व्यक्ति को खरीदनी है। कई बार ऐसा होता था कि वो चीजें नहीं हो पाती थी, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो नहीं हो पाता था, जिसके कारण कमोडिटी के बदले कमोडिटी चेंज नहीं हो पाती थी। लेकिन जब वस्तु बहुत पहले के जमाने में, जब पैसा एग्जिस्ट नहीं करता था, कॉइन्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नहीं थे, उस समय वस्तु के बदले वस्तु बदला जाता था, जिसे हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। फिर बार्टर सिस्टम के बाद से क्या आया, एक मिनट, ये हमारा हो गया पहला फॉर्म। ठीक, फिर दूसरा आता है हमारे पास, जब बार्टर सिस्टम हुआ उसके बाद से हमने क्या किया, एनिमल्स, कैटल या फूड ग्रेन्स, इनको हम एक्सचेंज करने लग गए। ठीक, ये हमारा सेकेंड फॉर्म हुआ। फिर थर्ड हमने क्या किया, मेटल वगैरह के मनी या कॉइन जिसको बोलते हैं हम, जिसमें कॉइन्स आते थे जो प्रेशियस मेटल होते थे। थर्ड फॉर्म हमारा है प्रेशियस मेटल्स जो होते थे, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, इन सारे धातुओं का इस्तेमाल करके हमने कॉइन बनाया, और वो हमारा फॉर्म ऑफ मनी हो गया, जिसमें कैसी कैसी धातुएं आती थी, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज। ठीक है, ये होते थे। तो क्या क्या फॉर्म पड़े, पहला बार्टर सिस्टम जिसमें वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती थी, दूसरा एनिमल वगैरह एक्सचेंज किए जाते थे, अनाज के बदले अनाज बदला जाता था, और इसमें भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए होता था। तो आप ये समझिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब समझे कि मुझे जो चीज बेचनी है अगले व्यक्ति को भी वही खरीदना हो, वो कहलाता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मनी आपने समझा मेटल, यानी कॉइन्स, जिसमें सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज होते थे, जो प्रेशियस मेटल्स होते थे वो सारे। फिर हमारा फोर्थ जो फॉर्म आया वो क्या था, फोर्थ फॉर्म बताइए, वो फिर आया करेंसी, जो नोट वगैरह आप यूज करते हैं वो। फिर हमारा जो फिफ्थ फॉर्म था वो आया मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, अब जो फिफ्थ वाला हमारा है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में, उसमें आ जाता है एटीएम कार्ड्स, ठीक है, जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, और चेक्स भी उसी में आ जाते हैं। तो ये हमारे जो हो गए, ये हो गया मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जब हमारे पास करेंसी नहीं हुआ करती थी
जो हम अभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के तौर पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, जब हमारे पास ये सारी चीजें नहीं थी तो उस समय क्या था, ये सारी तरीके होते थे, ये सारे, जिससे हम क्या करते थे, कोई भी कमोडिटी या जो हमारी नीड्स और वांट्स होती थी वो परचेज करते थे इन सारी चीजों के थ्रू। तो ये आपने बेसिक सिस्टम समझा और मैंने आपको बताया कि कमोडिटी में जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो क्या होता है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आपने समझा, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। मैंने आपको बताया कि जो एक पर्सन बेचना चाह रहा है वही वो जो सेकंड पर्सन है एग्जैक्टली वो परचेज करने की विश रखता हूं। इन बार्टर सिस्टम, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम जहां पैसे का यूज नहीं होता, लेकिन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है एसेंशियल फीचर था। इन कॉन्ट्रास्ट, इन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। यानी जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में तो ये जो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट है वो चीज खत्म हो गई। यानी मेरे पास पैसा है तो आप कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज मैं क्या कर सकती हूँ, परचेज कर सकती हूँ। अब मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पैसा है तो मैं कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढूं जिसको ये वही पर्टिकुलर चीज बेचनी हो। पैसा है तो अब मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। ठीक है, ये आपने समझा। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो मनी के इंट्रोडक्शन से वो चीज खत्म हो गई। ऑल ही हैज टू डू इज फाइंड अ बायर फॉर। अब क्या होगा, वो जो व्यक्ति जो बार्टर सिस्टम के टाइम में था, जो जूते लेकर के मार्केट में घूम रहा था, अब उसको क्या करना है, सिर्फ पैसे चाहिए उसको और वो कुछ भी खरीद सकता है, क्योंकि मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम समझ चुके हैं। मनी एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया? चलिए, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कुछ चीजें यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके एक्सप्लेन कर दे रही हूं, जैसे बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी। फॉर एग्जांपल, सिंस वेरी अर्ली एजेस इंडियन यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। बार्टर सिस्टम के बाद क्या होता था, ग्रेन्स और केटल्स वगैरह, जानवर और कुछ अनाज वगैरह यूज होते थे। जब ये बीत गया तो उसके बाद से फिर मेटेलिक कॉइन्स आए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। फिर उसके बाद से हमारा आया करेंसी। फिर उसके बाद से हमारा इंट्रोड्यूस हुआ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी। पेपर नोट और कॉइन होते थे। अनलाइक थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल एज सच एज गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर। जो हमारी करेंसी, जो नोट होती थी, वो जो प्रीशियस करेंसी पहले होता था, सिल्वर कॉइन वगैरह, तो वो उसका यूज करके हमारी करेंसी नहीं बनी। लेकिन जब उसमें प्रीशियस कुछ है ही नहीं तो कैसे पता हमें कि वो जो करेंसी है वो पैसे के तौर पे है या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? एक नोट आप कैसे समझ सकते हैं कि उसी से आपको एक्सचेंज करना है या कोई चीज बाय करना है? इसलिए वो करेंसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और वही इशूड नोट जो होता है उसी को आप करेंसी बोलते हैं और सिर्फ उसी से आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। एंड अनलाइक ग्रेन्स एंड कैटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी करेंसी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, it is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country। ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इनको इशू परमिट कर रही है कि वो क्या कर सकती है, नोट छाप सकती है और वही नोट सर्कुलेट होना चाहिए मार्केट में। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया issues currency notes and on behalf of the central government as per the Indian law। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी आरबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोट वगैरह इशू करती है, और कोई भी इंडिविजुअल को ये परमिशन नहीं है कि वो नोट इशू करे। अब आता है डिपॉजिट्स विद बैंक। अब एक तरीका ये भी है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में कि आप क्या कर सकते हैं, पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को हर महीने सैलरी मिल रही है मंथ एंड में,
ठीक है, और उसमें मंथ के स्टार्टिंग में कुछ पैसे मेरे पास बच रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, बैंक में वो जो कुछ बचे वाले पैसे हैं वो मैं डिपॉजिट करवा दूंगी। वो जो डिपॉजिट है वो मैं कभी भी मेरे को जरूरत पड़ने पे मैं बैंक से निकाल सकती हूँ। तो बैंक क्या करती है, बैंक का भी एक रूल होता है कि वो सारे पैसे अपने पास नहीं रखती है, वो कुछ अंश कैश के रूप में अपने पास रखती है, और वो जो कैश बैंक रख रही है उसी पैसे को वो क्या करती है, मान लो कभी मुझे जरूरत पड़ी तो वो डिपॉजिट निकालने अगर मैं जाती हूँ तो बैंक मुझे उसमें से कुछ पैसे दे देगी, और वही पैसा जो है उसी में से बैंक क्या करती है, जिनको भी जरूरत पड़ती है उनको लोन देती है, और उस लोन पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी बैंक के पास एज अ कैश रखा रहता है। तो यहाँ पे देखिए दो दो चीजें हो रही हैं जो आपको इमेज में बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। The other form in which people hold money is as deposits with bank. A point of time people need only some currency for their day-to-day needs. हमको पूरे दिन में कुछ पैसे ही चाहिए होते हैं. For instance, worker who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash? They deposit it with the bank by opening a bank account in their name. हम अपने नाम से खाता खुलवाते हैं बैंक में, और वो जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे रहते हैं उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं. Banks accept the deposits and also pay the amount as interest on the deposit. In this way, people's money is safe with the bank and it earns an amount as interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they require, since the deposit in the bank accounts can be withdrawn on demand. These are called demand deposit. डिमांड डिपॉजिट, आप कुछ पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, जब आपको जरूरत है तो वो अपनी डिमांड पे निकलवा ले रहे हैं बैंक से, तो वो कहलाता है डिमांड डिपॉजिट. ये समझ में आया? चलिए, तो करेंसी आपने समझा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में कि इसमें कुछ भी प्रेशियस मेटल नहीं है, ना कैटल है, ना एनिमल है, ना फूड ग्रेन्स है. फिर भी वो इंपॉर्टेंट क्यों है करेंसी? क्योंकि उसको सेंट्रल बैंक जो है इशू करवा रही है थ्रू आरबीआई. फिर डिपॉजिट विद बैंक, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा है आप क्या कर रहे हैं, उसको बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं अपने नाम से खाता खुलवाने के बाद से, और जब आपको जरूरत पड़ती है वो डिपॉजिट से कुछ पैसा आप ले लेते हैं, इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है. Demand deposit offer another interesting facility. It is this facility which lends it the essential characteristic of money, that of a medium of exchange. You would have heard of payment being made by checks instead of cash. For payment through the check, the payer who has an account with the bank makes out a check. देखिए अब यहाँ पे चेक का कॉन्सेप्ट आ गया. ये जो डिमांड डिपॉजिट है हमको एक और फैसिलिटी देती है, इंटरेस्टिंग फैसिलिटी. वो क्या है कि जो भी हमने पैसा या पैसे का कुछ अंश बैंक में रखवाया है तो हमको वो पैसे चाहिए हैं, तो हम क्या करेंगे, चेक वगैरह इशू करेंगे. चेक क्या होता है, ये भी एक मॉडर्न फॉर्म ही होता है. यहाँ पे आपको इमेज दिखाएगा, ये देखिए चेक ऐसा होता है. तो इसमें क्या होगा, मैं उतने जितने भी पैसे मुझे चाहिए हैं उतना मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगी, मेरा खाता नंबर होगा, मैं वो जो चेक है उसको बैंक में लेकर के जाऊंगी, और जितना अमाउंट वहाँ पे लिखा हुआ है उतने पैसे चेक के थ्रू बैंक मुझे दे देगा. तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी कहलाता है चेक, ये भी मॉडर्न फॉर्म कहलाएगा. थ्रू चेक मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी पैसे मुझे चाहिए स्पेसिफिक अमाउंट मैं वहां पे लिखूंगी और डिटेल्स कुछ मेंशन करूंगी, तो वो जो पैसे हैं मुझे मिल जाएंगे. अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग, ये डेफिनेशन है चेक की, इसलिए इसको अंडरलाइन कर रही हूँ. अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. मैं किसी पर्सन के अकाउंट में भी अपने पैसे भिजवा सकती हूँ, ठीक है, या मैं वो पैसे निकाल भी सकती हूँ. तो ये भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हो गया. समझ में आया आपको? आपने करेंसी भी समझ लिया, आप डिमांड डिपॉजिट भी अब जान चुके हैं, जिसमें मैंने पूरा आपको फॉर्म्स ऑफ मनी भी पूरा एक्सप्लेन किया है. तो ये बेसिक है इस चैप्टर का. इतनी चीजें अगर आप समझ गए हैं तो फिर हम क्रेडिट की तरफ बढ़ेंगे. अभी मनी के बारे में कुछ और चीजें, ये चेक है आप एक बार अच्छे से देख लीजिए. यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होती है कि कितना अमाउंट आपको निकालना है और नाम वगैरह, ये सारी चीजें.
Thus we see that demand deposit share the essential feature of money. जो चेक होता है वो भी एक essential feature होता है. The facility of check against demand deposit makes it possible to directly settle payments without the use of cash. ये जो चेक होता है वो क्या करता है, कैशलेस पेमेंट करवा देता है हमें, और ये कैशलेस पेमेंट जो है वही मॉडर्न फॉर्म निकल करके आता है पैसे का. Since demand deposit are accepted widely as a means of payment, along with currency, they constitute money in the modern economy. You must remember the role of the banks play here, but for the banks, there would be no demand deposit and no payment by check against these deposits. The modern form of money, currency and deposit are closely linked to the working of the modern banking system. ये जो है ना, जो banking system का जो काम करने का तरीका है उससे लिंक करता है currency और deposit. अब हमारा नया आ जाता है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक. बैंक क्या करता है, लोन कैसे लेता है, कैसे देता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाने वाली हूं मैं. लोन एक्टिविटी में देखिए, इसकी मैं ब्रीफिंग दे रही हूं आपको, आप ये रीड जरूर कर लीजिएगा. अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, एक इमेज के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ. यहाँ पे आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने कुछ पैसा, मैंने अभी आपको समझाया कि आप डिपॉजिटर समझ लीजिए खुद को, कि आपको पैसे मिल रहे हैं और कुछ पैसे जो हैं आप बचा करके अपनी सैलरी से बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं. तो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे कुछ डिपॉजिटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं. ये आप देखिए यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, ठीक है. यहाँ पे कुछ पैसे आप डिपॉजिट करवा रहे हैं. फिर क्या हो रहा है, जो भी पैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट करवा रहे हैं, पैसे, उन पैसों से बैंक क्या कर रही है, कुछ जरूरतमंद लोगों को, बोरोवर्स को लोन दे रही है. अब उस लोन पे लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. आप देखिएगा कि लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसका हर महीने आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को. तो अब आपने कुछ, आपके एक्स्ट्रा पैसे थे, उसको आपने क्या किया, डिपॉजिट करवाया बैंक में, और उस आपके डिपॉजिट किए पैसे का बैंक क्या करती है, यूज करती है लोगों को लोन देने के लिए. जिन लोगों को उन्होंने लोन दिया है, बोरोवर्स को, वो क्या करते हैं, उस पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं. फिर उसके बाद से आपने जो पीपल मेक विड्रॉल एंड गेट इंटरेस्ट. अब आप जो विड्रॉ कर रहे हैं उस पे आपको, क्योंकि आप डिपॉजिटर के तौर पे हैं, तो आपको उस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जो पैसे आप वहां पे सबमिट कर रहे हैं. तो वही सेम चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं कि जो पैसे आप डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक वो सारा पैसा अपने पास नहीं रखती है, वो कुछ अंश रखती है, और उन्हीं पैसों से वो क्या करती है कि कुछ लोगों को लोन देती है जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, और उस लोन से जो उनको इंटरेस्ट आता है वो बैंक के पास रहता है. ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा. अब हमारा जो नया टॉपिक है, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन. अब हमने मनी के मॉडर्न फॉर्म्स पढ़ लिए हैं. जो आपका चैप्टर था मनी एंड क्रेडिट, उसमें मनी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा. अब हम क्रेडिट वाला सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. क्रेडिट क्या होता है, तो यहाँ पे आप समझेंगे फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज, इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज, क्रेडिट जब आप निकालते हैं तो कैसे कैसे, किससे लेते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट रहता है, वगैरह वगैरह. ये अब आप पढ़ने वाले हैं, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में. सारी चीजें एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकती हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप फर्स्ट वाला लेक्चर देख करके आइएगा, और बाकी के सारे लेक्चर्स भी आगे की क्लासेस में कंटिन्यू बने रहिए. थैंक यू.